ये मेडिकल रिपोर्ट जो है, मेडिकल जो 2000 का बनाया गया है, उसकी कॉपी भी मेरे पास आई है, मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा कि वो किस उजलत में नंबर 1 बनाया गया। नंबर 2, वो उसमें जो मेडिकल लिहाज से तकाजे थे वो भी पूरे नहीं किए गए। ये आज एक चैनल पे मैं बात कर रहा था, तो इसमें पहली बात तो ये है कि जब ये इस तरह के मेडिकल बनते हैं, उसमें 5-6 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने एज अ मेडिकल एक्सपर्ट देखने होते हैं। और पहली बात ये है कि ये मेडिकल आम डॉक्टर नहीं बना सकता, चाहे वो मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। इसमें स्पेसिफिकली ट्रेंड बंदे ये काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ अपनी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, एक्सपर्टीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट मेडिसिन में, और उसके बाद फिर यंग अडल्ट मेडिसिन में, और इमरजेंसी एक्सपीरियंस भी मेरा है सारा कुछ, ट्रामा का एक्सपीरियंस, उस सारी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और मेडिकल लीगल केसेस हम देखते हैं, जब भी इस तरह का सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें 5-6 चीजें देखी जाती हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है उसमें वो है, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, कि बच्चा, बच्चे या जो भी यंग अडल्ट है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, और वो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो आपके पास है, सर्टिफिकेट जो आपके पास है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बर्थ सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद फिर आपके पासपोर्ट वगैरह आता है, उसके बाद फिर जो बे फॉर्म पाकिस्तान में बहुत मशहूर है वो आता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक आता है, और बाकी जगहों पे तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये यूटिलाइज हो सकता है जिसे हम कहते हैं निकाह नामा वगैरह, क्योंकि जाहिर है एक कहने को तो इस्लामी स्टेट है, तो वो उसमें निकाह नामा भी इंक्लूड होगा कि कब शादी हुई, कब बच्चा पैदा हुआ, ये सारी चीजें। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं अगर कहूं, अनलेस अनलेस कि कोई अननोन खुदा न खास्ता कोई मर्डर हो जाए, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो, ऐसा बच्चा आपको लावारिस मिल जाए, या कोई ऐसा कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई ऐसा केस कि जिसकी कोई इंफॉर्मेशन हो ही ना आपके पास, जब वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर आप इन चीजों पे रिलाई करेंगे। अदरवाइज प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है वो उन चीजों की है, इन डॉक्यूमेंट्स की है। अब वो इनके जो वकील हैं वो ऐसा खरदमाग बंदा है, वो जो राय साहब हैं या जो भी, वो कह रहे जी पाकिस्तान में तो 3 साल कोई कम लिखा देता है, कोई ज्यादा लिखा देता है, कोई फलां कर देता है, कोई फलां कर देता है। भाई ये कौन सा आप एक लॉजिक पेश कर रहे हैं? क्या ये किसी भी, क्या इस बंदे ने लॉ भी पढ़ा हुआ है? हाउ कम ही इज सो डम कि वो ये बातें कर रहे हैं कि जी वो क्या हुआ, ये हो सकता है उन्होंने 3 साल उम्र कम लिखवा दी हो बच्ची की। पहली बात तो ये है कि ये इसी से ही आपका बोगस होना साबित हो जाता है, इसी प्लीज है कि ये जी ट्रेंड है। यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है भाई? हर जगह पे हमारी मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स हैं, हर जगह पे हमारे सर्टिफिकेट्स, लिखवा भी दिया तो फिर भी वही लीगल कंसिडर होगी, मैं आपको ये भी बताता चलूं, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो है। और यहाँ पे तो इनके फादर के पास हर चीज अवेलेबल है। आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट, स्टार्टिंग फ्रॉम पासपोर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम निकाहनामा, स्टार्टिंग फ्रॉम बे फॉर्म, जो भी है, तो हर चीज अवेलेबल है। अब बात है कि जहां पे अगर आपने डाउट, पहले तो डाउट होना ही नहीं चाहिए था, इस बच्ची का मेडिकल इस हवाले से होना चाहिए था कि उसको कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं है, कोई उसको खुदा न खास्ता, क्योंकि वो जाहिर है गैंग्स के हथे रही है, मेडिकल इस हवाले से होना चाहिए था कि वो मेंटली उसको कोई ऐसा कोई वो ट्रामा तो नहीं है, या कोई उसको और बॉडीली इंजरी तो नहीं है। एज के लिए इन्होंने कह दिया जी इसका वो करवा दें। ये कौन सा मैं कहता हूं कि अंधेर नगरी है दुनिया में, ठीक है जी। एक तो ये बात, और उसके बाद जो मेडिकल हुआ भी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं शो करता हूँ यहाँ पे, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसको भी करने का एक तरीका है। पहले क्रोनोलॉजिकल एज होती है, उसके बाद फिर हम उसे कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग, या जिसको हम कहते हैं टेनर स्टेजिंग, या जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। वो भी जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे, आपने कोई हजारों एडोलेसेंट टीनेजर्स नहीं देखे होंगे, यू कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, ठीक है। टेनर स्टेज में आपको बता देता हूँ, जो हम नॉर्मल फिजिकल में करते हैं, कि जिसमें बच्चों को हम बताते हैं कि उनका प्यूबर्टी लेवल क्या है, और वो बेस्ट गेस होता है। उसमें टेनर 1-0, जो 2 है 20 to 40 35% रेंज है, ये वही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जो थर्ड स्टेज है वो 40 to 60% उसमें प्यूबर्टी होती है। जो फोर्थ है टेनर 4,
बिटवीन 60 to 40% है। अगेन इट्स अ बेस्ट गेस, लेकिन ये 5 स्टेजेस हैं। और फिफ्थ ये है कि एक फुली डेवलप्ड मेल और फीमेल चाइल्ड होता है। अब टेनर स्टेज में क्या कुछ आता है, उसमें चेंजेस हैं, बॉडीली चेंजेस वो देखी जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस हम जिसे कहते हैं। जैसे बच्चों में दाढ़ी का आ जाना है, बगलों में जो बाल आते हैं वो आते हैं, प्यूबिक हेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ फिर वॉइस चेंजेस होती हैं, तो ये सारी चीजें, और साथ साथ फिर टेस्टिकुलर साइज होता है बच्चों में। ये सारी प्राइवेट एरिया एग्जाम है जो डॉक्टर्स करते हैं, हम भी करते हैं। फीमेल्स में यही सारी चीजें, प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ये सारी चीजें आती हैं। बट अगेन दिस इज द बेस्ट गेस। उसके बाद अगर आपने बिल्कुल जो जहां पे हम एज डिटर्मिनेशन के लिए करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसमें बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के एक्सरेज होते हैं। जैसे बोन एज एक्सरे होता है, लेफ्ट हैंड का एक्सरे होता है, वो लेफ्ट रिस्ट का, कि जिसमें ऑसिफिकेशन सेंटर्स देखे जाते हैं, मोस्ट कॉमन यही होता है। उसके बाद फिर जनाब वो जो एक्सरे है, जो मैं यहाँ भी आपको बताता चलूं कि वो एक्सरे भी हर बंदा रीड नहीं कर सकता, हर रेडियोलॉजिस्ट उसको रीड नहीं कर सकता। उसमें स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि उसको एज डिटर्मिनेशन करे। और अगर आपने बोन एज और सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग के ऊपर, अगर आपने वही, ये केसेस हम कब करते हैं, जब हमने हम उसे कहते हैं कि प्री मेच्योर प्यूबर्टी आ जाती है, या लेट ऑनसेट प्यूबर्टी होती है, कि बच्चों में बलूगत पहले हो जाती है एज से या बाद में होती है। तो उस वक्त हमने जब ये इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, तो तब ये चीजें करवाते हैं। और वो करता कौन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करता है। ये सारी चीजें जो डिटर्मिनेशन होती हैं, वो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की होती हैं। तो ये बच्ची चूंकि टीन एज में आती है, माइनर में आती है, तो किस तरह एक आम जो डॉक्टर है इसको डिटरमिन कर सकता है। मैंने 2-3 अपने पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो यहाँ पे कॉलीग्स हैं, उनसे मैंने बात की है कि ये एज डिटर्मिनेशन कैसे इन्होंने कर लिया। तो उन्होंने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता है, इसमें स्पेसिफिकली इस बच्ची का पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने फिजिकल एग्जाम करना था, आम डॉक्टर नहीं कर सकता। ये जो एक्सरे रीड करना था वो भी जो ट्रेन्ड रेडियोलॉजिस्ट है वो कर सकता है। और अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपने इस तरीके से ही एज वो करनी है, तो यू हैव टू गेट डेंटल एज एज वेल। बोन एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और बोन एज के साथ साथ डेंटल एज को डिटरमिन करने के लिए आपको फिर वही करना पड़ता है कि आपको एक्सरेज लेने पड़ते हैं। सिर्फ फिजिकल एग्जाम से आप ये नहीं कर सकते। जो डिफरेंट टीथ हैं, ये डिफरेंट एजेस पे आते हैं, ठीक है, कि जैसे प्री मोलर है, मोलर टीथ हैं, विजडम टूथ है, इनकी सारी, जाहिर है मैं डेंटिस्ट नहीं हूं तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इस पे सारी ये होता है कि आपका जो प्री मोलर है वो आएगा जनाब 12 साल की एज पे, मोलर जो है वो 13 साल की एज पे आएगा, विजडम टूथ जहां तक मुझे याद है वो 17 साल के बाद आता है या 16 साल के बाद आता है। अगेन इस पे जो कमेंट कर सकता है वो एक डेंटिस्ट कर सकता है जो कि स्पेशलिस्ट है इसमें। तो चूंकि मैं स्पेशलिस्ट डेंटल स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो मैं वो नहीं इस पे कर सकता, लेकिन ये किया ही नहीं है इन्होंने। तो ये सारी चीजें आपके सामने रखनी थी कि ये फेक मेडिकल बनाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि लगता ये है कि इस बच्ची की उम्र 16 से 17 साल है, और उसी को देख के अदालत ने वो जनाब कह दिया है कि जी ये बच्ची जो है ना, अगर ये खुद बयान, जो ये बयान देगी उसी पे हम करेंगे। और वो पे भी फयाज साहब हमें यहाँ पे बताएंगे कि जो बच्ची ने कहा था कि एक सेट एट लिबर्टी होता है कि जहाँ पे ये बंदा जाना चाहे, और वो बच्ची ने कहा भी है कि मैं बाद में अपने, कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अदालत ने कहा जी अब तो टाइम ही खत्म हो गया।